So hey guys, welcome back to the channel. So let's continue with part 2. So last वीडियो में हमने कर लिया था आपका लिविंग या नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फैक्टर हो गया था, फिर न्यूट्रिशन हो गया था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, एंड ऑल दैट थिंग्स वर कंप्लीटेड. सो लेट्स स्टार्ट विद रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वो पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो सो लेट्स स्टार्ट. So animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from environment and for getting rid of carbon dioxide produced. मैं समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में क्या है. मैंने साइड में इधर बुक में मैंने साइड में इधर लिख रखा है. मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि एक पेपर, पेन और अपनी बुक लेके बैठो. बुक में तुम ऐसे मार्क करते चलो, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब लास्ट टाइम हम एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करते हैं तो हमें पूरे पैराग्राफ को रीड नहीं करना पड़ेगा, हमें पूरे चैप्टर को रीड नहीं करना पड़ेगा. ये साइड में इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो इसी सब टॉपिक से होते हैं, तो एक शॉर्ट रिविजन की तरह काम करता है. तो सबसे पहले हमें देखना है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं O2 मतलब ऑक्सीजन, ब्रीथ करते हैं O2 मतलब अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो O2 ब्रीथ कर लेते हैं. और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव टू यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. अब उन्हें वो ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा जो कि वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है. तो अब यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है कि ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व्ड है उसका अमाउंट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जो कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे. तो इसीलिए इससे हमें यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है कि एक्वेटिक एनिमल्स में हायर रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है टेरेस्ट्रियल्स के कंपैरिजन में. और यहाँ पे फिश का एग्जांपल दिया हुआ है. तो फिश यूजेस गिल्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ O2. यहाँ पे मार्किंग भी की है. फिश टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है. फिश यूजेस गिल्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ O2. यहाँ पे ये ज्ञान की बात है, ये भी देख लेते हैं. मोर टू नो में यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ cigar, cigarette, बीड़ी, हुक्का, गुटखा एक्सेट्रा इज हार्मफुल. यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लिवर. Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attack, strokes, pulmonary disease and several form of cancers. तो जो लोग कहते हैं कि ये तो जो लोग स्मोकलेस टोबैको लेते हैं, जो कि है तुम्हारा गुटखा हो गया और वो सुरती जो लोग खाते हैं, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. और फिर है देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग. तुमने वो वाला ऐड देखा ही होगा. मेरा नाम मुकेश है. तो इसके आगे बढ़ते हैं. ये सारी बातें हैं. देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू च्यूइंग ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा. स्टे हेल्दी, से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट. तुमने ये ऐड देखा होगा जिसमें वो कहता है मेरा नाम मुकेश है, उसे भी मुंह का एक कैंसर रहता है. खैर ये सारी बातें हो गई. बात करते हैं ह्यूमंस की. तो इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज इज आल्सो लाइन्ड विद म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस. फ्रॉम हियर द एयर passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in throat. They ensure that the air passage does not collapse. ठीक है, ये तो सारी ज्ञान की बातें हो गई. अब मैं बताता हूँ एकदम सिंपल इसमें है क्या. जब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है हमारे कुछ पार्ट्स का, जिसमें आता है सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर आता है नेजल कैविटी, फिर है फेरिंग्स, उसके बाद है ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसके बाद है लंग्स, फिर है ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई. और एल्वियोलाई ही वो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का. एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, उसके अब आगे बढ़ते हैं. एल्वियोलाई के बारे में लास्ट में बताना था, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, अभी जान लेते हैं. एल्वियोलाई फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है. एक सेकंड, मुझे हाइलाइटर ले लेना चाहिए, रेड कलर्ड हाइलाइटर. अब जो एल्वियोलाई है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है. एल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज. वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम इस टॉपिक के लास्ट में देखेंगे. जैसे कैपिलरीज कैसे बनती हैं, आर्टरीज होती है, फिर उसका डिवीजन होता है, स्मॉलर आर्टरीज होती हैं, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज हो जाती हैं, फिर बहुत सारी कैपिलरीज मिलके एक वेन बनाती हैं. ये अभी हम आगे देखेंगे. उसके बाद हमारा मेन पार्ट आ जाता है रेस्पिरेशन का, जो कि है ये डायग्राम. आई विल सजेस्ट कि तुम डायग्राम में ये नोट करते चलो अपने बुक में. पेंसिल से मत करना, पेन से करना. जो लोग कहते हैं कि बुक में पेन नहीं चलानी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, लिख लो.
तुम्हारे ही काम आएगा लास्ट में रिवीजन में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेजल कैविटी से, नेजल पैसेज से। नेजल पैसेज जो होता है वो लाइंड होता है सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस से। सीलिया हेल्प करते हैं ताकि कोई भी बाहर का चीज़ हमारे बॉडी के अंदर ना चला जाए, म्यूकस भी इसी में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स मैंने पहले भी बताया था इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब यहाँ फेरिंग्स में एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। अब एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है हमारे विंड पाइप के ऊपर। और जनरली ये फ्लैप होता है ये खुला रहता है, मतलब विंड पाइप हमारा ओपन रहता है, लेकिन जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट करता है कि हमारे विंड पाइप के अंदर कोई खाना ना चला जाए। अगर विंड पाइप में खाना चला गया तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया। यहाँ पे लेरिंग्स भी है, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स भी होता है। उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमारा इंपॉर्टेंट है ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है उसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया इंटरनली लाइंड होता है सीलिया और म्यूकस से। सेम फंक्शन मैंने यहाँ बताया था, सेम है कि यहाँ पे एपिथेलियम और म्यूकस होता है नेजल पैसेज में भी, और ये हमारा जो ट्रैकिया है वो भी इंटरनली लाइंड होता है सीलिया और म्यूकस से। और जो ट्रैकिया है और जो हमारा ईसोफेगस है, मतलब ट्रैकिया मतलब विंड पाइप और ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। ट्रैकिया ईसोफेगस के आगे रहता है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, लाइज इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। इसके बाद हम देखेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अभी ऊपर हमने पढ़ा था इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, इट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा लंग्स। अब लंग्स के बारे में ये पूरा यहाँ से लेके और जो ये यहाँ तक की मार्किंग की गई है ये पूरी लंग्स की है। तो लंग्स इज अ इलास्टिक एंड स्पॉन्जी ऑर्गन। इट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। लंग्स का जो राइट लंग्स होता है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब्स में होता है। और लंग्स जो होता है वो इनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन से जिसे हम कहते हैं प्लूरा। इतना ही जानना है हमें, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रोंकाई की। अब ब्रोंकाई क्या होता है, जब ट्रैकिया, ये जो हमारा ट्रैकिया था ये आके यहाँ 2 में डिवाइड हो गया तो हम उसे बोलेंगे ब्रोंकाई। अब जो राइट ब्रोंकाई होता है वो 3 में डिवाइड होता है, और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होता है वो डिवाइड होता है हमारा 2 में, सेम एज द लंग्स। और लास्ट में हमें देखने के लिए मिलता है एल्वेलाई। और फिर एल्वेलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद हम आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर यहाँ पे सिगरेट के बारे में दिया गया है, जिन्हें लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ है उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ इसे। हाँ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बिल्कुल सब जानते हैं। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। मैंने ऊपर बताया अभी, CILLIA, सीलिया। These cilia helps to remove germs, dust and other harmful particles from inhaled air. Smoking destroys the cilia hair due to which germs, dust, smoke and other harmful chemicals enter the lungs. जब हम स्मोक करते हैं, ये जो सीलिया प्रेजेंट होती है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये सीलिया हो जाती है ख़त्म। और जब ये सीलिया ख़त्म हो जाती है तो डस्ट, स्मोक और अदर हार्मफुल केमिकल्स हमारे लंग्स में सीधे एंटर होते हैं और हमें ये कैंसर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे एक पैराग्राफ है, मैं इसे रीड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वेलाई। अब एल्वेलाई का हमें यहाँ से स्ट्रक्चर भी पता चल गया, एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है बलून लाइक। The alveoli provide surface where the exchange of gases can take place. मैंने भी पहले ही बताया। The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. ये भी ऊपर मैंने बताया। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. ये मैं अभी आगे बताऊंगा। And the chest cavity becomes larger as a result. Now, because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from rest of the body for release into the alveoli. And oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and out, the lungs always contains a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released.
लंग्स में हमेशा हमारे पास रेसिड्यूअल अमाउंट रहता है ताकि ऑक्सीजन को उसके काम भर का टाइम मिल जाए अब्जॉर्ब और रिलीज होने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर एनिमल्स के बॉडी का साइज जो है वो लार्ज है तो डिफ्यूजन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इंस्टेड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जो बात हो रही है वो है हमारे ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। नाउ इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी एंड हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन बाइंडिंग की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड। हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद ये जो पैराग्राफ में लिखा था जो मैंने बोला था कि मैं आगे समझाऊंगा, तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पे हम हवा अंदर लेते हैं, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और लंग्स हमारी एक्सपैंड हो जाती हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है एक्सहेल करने के टाइम पे, जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं अपने नोज या मुंह के थ्रू, जहाँ से भी, नोज या मुंह के थ्रू। तो जब हम रिलीज करते हैं एयर को तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो एक्सपैंड करता है, एयर प्रेशर लंग्स में इंक्रीज हो जाता है और हमारा लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब छोटा हो जाता है या फिर सिकुड़ जाता है। और ये वाली ज्ञान की बात हमारे काम की है नहीं। उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो गया रेस्पिरेशन पार्ट। फिर हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे पहले हम देखते हैं अपने पिछले साल की पढ़ाई को, जो कि हमने 9th में पढ़ा था ब्लड के बारे में। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड, O2, वेस्ट, सॉल्ट एंड सो। ब्लड में प्लाज्मा होता है जो कि ट्रांसपोर्ट, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वही ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये किस फॉर्म में करता है? ये डिजॉल्व फॉर्म में करता है। ये सारी बातें जो हमने यहाँ पे देखी, ये सारी बातें ये थी क्लास 9th की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन वी नीड अ पंपिंग सिस्टम। अब ये जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो भी हमारा ब्लड बॉडी के एक पार्ट से किसी टिश्यू तक, किसी सेल तक कोई चीज़ लेके जा रहा है, उसके लिए हमें एक पंपिंग सिस्टम चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, तुमने, अगर तुम कॉलोनी में रहते होगे तो तुमने देखा होगा ये जो नगर निगम वाले होते हैं, ये पूरे हर जगह रोड रोड पे पाइप बिछाते हैं जहाँ से पानी आता है, जो कि टाइम वाटर होता है ना, जो कि सिर्फ एक टाइम के लिए आता है। तो वो वहाँ से पानी पंप करते हैं तो आता है। सेम गोज़ हियर, हमें यहाँ पे एक पंपिंग सिस्टम चाहिए जो कि हमारे सारे चीज़ को बॉडी में यहाँ से वहाँ पंप कर सकता है। अब हम यहाँ मैं पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो मैंने बता दिया, हो गया। मैंने लाइक सॉल्ट और ट्रांसपोर्ट वी नीड द पंपिंग। हाँ, ये यहाँ पे दिया हुआ है, we thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissue and system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। यहाँ बात हो रही है प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब वो जो हम वहाँ पे पंप की बात कर रहे थे वो हमारा पंप है हार्ट। हमारा हार्ट ही तो सब पंप करता है। अब यहाँ पे भी मैंने डायग्राम के ऊपर बहुत कुछ कलाकारी की हुई है और मैं चाहूँगा कि तुम भी इसे मेरे साथ साथ नोट कर लो। तुम मैंने जो लिखा है वो तुम सेम अपने बुक में नोट कर लो एंड ट्रस्ट मी, जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें बहुत ईजी होगा रिवाइज करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्ट। नाउ हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इसका साइज होता है हमारे फिस्ट के बराबर का। तो जो यहाँ हार्ट लिखा है उसके आसपास ही तुम भी ऐसे मार्क करके लिख लो। तुम्हें पूरा सेंटेंस, तुम्हें पूरा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे हार्ट में है 4 चेंबर्स। 4 चेंबर्स किस लिए हैं? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए हमारे बॉडी में। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ रीड कर देता हूँ। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आवर फिस्ट बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। द हार्ट हैज डिफरेंट चेंबर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की बात होगी उसको हम बोल सकते हैं सेकेंड नेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यार ऊपर लिख दिया, deoxygenated blood with carbon dioxide
और यहाँ पे OXYGENATED ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड विथ ऑक्सीजन एंड विदाउट CO2 एंड विदाउट O2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की बात जहां भी होगी तो उसका मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? बॉडी से पहले हार्ट में लाएंगे, क्योंकि हार्ट ही हमारा पंप है। तो हार्ट हमारा पंप करेगा वापस उस ब्लड को कहाँ? लंग्स में। लंग्स में फिर वो ऑक्सीजनेटेड होंगे और फिर अगेन वो आएंगे हमारे हार्ट में, फिर हार्ट से पंप होंगे बॉडी में। तो ये जो सिस्टम है, ये जो पंपिंग सिस्टम है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, now deoxygenated blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. The oxygen rich blood is then pumped into the rest of the body. समझ गए? अब ना ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब देखो यहाँ पे मुझे पता है तुम यहाँ पे जब ऐसे पैराग्राफ पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत कम चीज़ें ही घुसेंगी। तो यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट मार्क किए हैं तो इसे अंडरलाइन कर लेना। ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में, आएगा लेफ्ट एट्रियम में। और इसमें ब्लड आने से पहले हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स होगा, और जैसे ही वो रिलैक्स होगा उसमें आ जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड का फ्लो वहां से नीचे की तरफ आएगा, और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपैंड, वो रिलैक्स हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा, ताकि वो ब्लड को एक्सेप्ट कर सके। कहाँ से? लेफ्ट एट्रियम से। उसके बाद ब्लड आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद सेम प्रोसेस होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा, ताकि वो ब्लड को पंप कर सके हमारे पूरे बॉडी में। ये हो गया एक पार्ट का। अब बात करते हैं राइट साइड। ये हो गया लेफ्ट साइड की बात। अब हम बात करते हैं राइट साइड के बारे में। तो राइट साइड में, एक सेकंड मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं इसको। हाँ, राइट साइड में हम बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट एट्रियम। अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे तुम देख भी रहे होगे वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। ये अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, और ये लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। और ये दोनों आ कहाँ पे रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम पहले रिलैक्स करेगा ताकि उसके अंदर ब्लड आ जाए, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि ब्लड वहां से जाए हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब फिर राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा ताकि उसके अंदर ब्लड आ जाए, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वहां से वो उस ब्लड को पंप कर दे हमारा लंग्स की तरफ, ताकि वहां पे उस ब्लड का हो सके ऑक्सीजनेशन, और वो ब्लड फिर से कन्वर्ट हो जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ये रीड कर देता हूँ। Ventricles have to pump blood into various organs. They have thicker muscular walls than the atria do. अब ventricles की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। ventricles की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, और दोनों के कनेक्शन में हमें देखने के लिए मिलता है वेल्व। वेल्व ये मेक श्योर करता है कि हमारा ब्लड वापस उल्टी डायरेक्शन में ना चला जाए। ऐसा ना हो कि पहले एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, फिर वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ब्लड चला गया। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी हमारे बॉडी में, और शायद रहे ना रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये पैराग्राफ है जिसमें कि पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं रीड कर दे रहा हूँ। बर्ड्स एंड मैमल्स कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब बर्ड्स और मैमल्स जैसे हम लोग हैं, हम लोग कॉन्स्टेंटली एनर्जी यूज करते हैं ताकि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। अब इसी के जस्ट ऑपोजिट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाहर के हिसाब से चलते हैं। जैसे बाहर जो टेम्परेचर रहेगा उसी के हिसाब से वो अंदर अपने आप को चेंज करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है, और यहाँ पे कभी कभी मिक्सिंग भी हो जाती है। मिक्सिंग हो जाती है क्योंकि 3 चेम्बर्ड है, लेकिन इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं फिश की। हमने
ऊपर भी बात की थी। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चेंबर्स टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल इज ऑक्सीजनेटेड। जो गिल्स में ब्लड हम पंप करते हैं, जो पंप होता है फिश में, वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वो वहीं से पास होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में। दस ब्लड गोज ओनली वंस through the heart in the fish during one cycle of passage through the body. On the other hand, it goes in the heart 2 times. It goes in the heart 2 times during each cycle of other vertebrate. This is known as double circulation. जब blood heart में 2 बार आता है तो उसे हम double circulation कहते हैं। ब्लड प्रेशर ये मैं चैप्टर के लास्ट में बात करूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ये जो पैराग्राफ है ये तुम मत पढ़ो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से लेके ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ब्लड हार्ट से ऑर्गन ऑफ द बॉडी जा रहा है, इसका मतलब ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आर्टरीज कैरीज O2 ब्लड। O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हार्ट पंप करता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उस प्रेशर को सहने के लिए इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती हैं स्मॉलर वेसल्स में, और ऐसे करते करते जो स्मॉलेस्ट वेसल में आर्टरी डिवाइड होती है उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में इतना ही था। उसके बाद हम बात करते हैं वेन्स के बारे में। तो वेन्स का एक इंपॉर्टेंट चीज, वेन्स के बारे में एक फ़नी बात यह है कि बहुत सारी जब कैपिलरीज मिल जाती हैं तो वो बना देती हैं वेन्स। ये फ़नी इसलिए है क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारी जो आर्टरीज थी वो O2 ब्लड कैरी कर रही थी, लेकिन जो हमारी वेन्स हैं वो करेंगी CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। तो थिन कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, ये है वेन्स। उसके बाद वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट। नो थिक वॉल्व्स बिकॉज प्रेशर नहीं रहता है। नाउ वेन्स में ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमें वेल्व्स देखने के लिए मिलते हैं, और वेल्व्स कहीं भी आ जाएं उनका फंक्शन एक ही है, वो बैकफ्लो इंश्योर करते हैं कि ना हो। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। फिर प्लेटलेट्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जैसे कहीं भी कटवट जाता है हमारा तो ब्लड निकलने लगता है, तो प्लेटलेट्स ही होते हैं वो जो आके वहाँ पे क्लॉटिंग कर देते हैं ब्लड का, और हमारी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। तो इस जो पूरा पंपिंग सिस्टम है इसके मेंटेनेंस के लिए भी, इसके मेंटेनेंस में प्लेटलेट्स का ही हाथ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये कलरलेस होता है और ये कम प्रोटीन कंटेन करता है प्लाज्मा के कंपैरिजन में। और लिम्फ क्या करता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। मैं रीड भी कर देता हूँ। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। नाउ lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which joins to form large lymph vessels that finally open into large veins. It carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. lymph भी खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। तो प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन में ये मुझे पर्सनली ये प्लांट्स वाला पार्ट पसंद भी नहीं है, इसीलिए मैं ये पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम लाइन टू लाइन बताता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में मेन 2 कंडक्टिंग पाथवे देखने हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब जाइलम के बारे में बात करें तो जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल रूट से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में, और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इतना ही है। उसके बाद हमें 2 पार्ट और देखने हैं जो कि है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन क्या? ट्रांसलोकेशन मतलब कि ट्रांसलोकेट करना किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। कहाँ से होता है? मैंने बताया था कहाँ से होता है, हमने बात करी थी, ये स्टोमेटल पोर से होता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो बहुत कहानी लिखी हुई है। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ता हूँ। The water which is lost to the stomata is replaced by the water from the xylem vessel. ये जो वाटर लॉस की बात हो रही है मैंने ऑलरेडी बता चुका है आपको, ये ट्रांसपिरेशन है। और ट्रांसपिरेशन एक और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का एक और फंक्शन है और ये हेल्प करता है इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इन
form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. Already I have told you. Now transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. I have already told you. उसके बाद है हाँ एक और ये important चीज़ है जो transpiration pull है, it becomes major driving force in the movement of water in the xylem. Transpiration pull में क्या होता है, जब हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो वाटर इवेपोरेट होने लगता है. वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर का जो मूवमेंट होता है एज अ पुल मूवमेंट काम करता है. वाटर ऊपर की तरफ जाता है तो उसको ट्रांसपीरेशन हम पुल कहते हैं. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. यहाँ पे हमारी फ्लोएम की बात हो रही है. नाउ दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अकर इन फ्लोएम. It transports amino acids and other substances. Translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है, तो मैं मार्क करते चलो. Now translocation of food and other substances takes place in sieve tubes with the help of adjacent companion cell in upward and downward direction. Simple सी बात है, translocation takes place in sieve tubes with the help of adjacent companion cells. अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में. आसान सी चीज़ें हैं. यहाँ पे एक और चीज़ देखने के लिए कि फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है वो एटीपी के थ्रू होता है. फ्लोएम डिफ्यूजन या फिर ऐसे नहीं काम करता है. फ्लोएम कोई भी पार्ट को जब मूव कराता है तो वो उसमें एनर्जी यूज करता है, एटीपी. इसीलिए फ्लोएम मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड. सो आई गेस हमारा ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुका है. उसके बाद आता है एक्सक्रीशन. सो we have already discussed how organism